कौन से एग्जाम्स? एसएससी क्या? ठीक है। तो एसएससी में सिलेबस लिखने के बाद पहला नाम क्या करते हो? ऐसा तो है नहीं कि बाकी एग्जाम में प्रोसेस नहीं आता है। बताओ क्या करते हो? नहीं, सिलेबस के बाद क्या करते हो? जस्ट सिलेबस देखा, उसके बाद क्या करोगे? उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। वो तो प्रोसेस हो गया ना, करोगे क्या? पहला काम क्या है सिलेबस देख करके? सर क्वेश्चन पेपर देखना कि उससे रिलेवेंट सिलेबस उससे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। हाँ ठीक है, मतलब दिस ये ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो मतलब मैं समअप कर देता हूँ, बस टाइम लिख रखा मैं, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हमने सिलेबस देख लिया तो उसके बाद ये आता है कि सिलेबस को पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समअप करना, क्योंकि अभी श्रुति ने बोला था ये चीज, और किसी और ने तो ये बोला था कि सिलेबस को क्लब करना है टाइम टेबल से, ठीक है। और किसी ने एक चीज और बोली थी कि सिलेबस से देखना है, बुक्स देखनी है, आपने बोला था शायद कि बुक्स जो है समझनी है क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ये जो तीन चीजें हैं, इसमें तीनों में सबसे पहले क्या करेंगे? देखो टाइम टेबल बनाना तो बाद में आएगा, पहले सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे कि बुक्स कौन सी है, ठीक है। पहले बुक पिक करेंगे, कौन सी बुक्स लोग पढ़ रहे हैं, बुक्स कैसे डिसाइड करेंगे? आप रैंडमली YouTube पे जाओ, ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स जिनके भी टॉपर्स मतलब जो भी एग्जाम स्कोर हैं, जो भी लोग टॉप कर रहे हैं, उनके YouTube पे वीडियोस पढ़ रखे हैं। तो आप जाओ, आप YouTube पे सर्च करोगे, उनकी वीडियोस मिल जाएंगे। जो भी आपको तीन अच्छे टॉपर्स लगते हैं, उन तीन लोगों को उठाओ, उन तीन लोगों ने जो भी रिसोर्सेज बताए हैं उनको उठाओ, ठीक है। मिल जाते हैं, तो इसके लिए ये पढ़ा, उसके लिए वो पढ़ा, गूगल पे लोगों ने लिख के रखा है। तो देन व्हाट यू डू इज कि इनको रिसोर्सेज तीन लोगों के इकट्ठा कर लेते हो। फिर ऐसा होगा कि किसी एक सब्जेक्ट के लिए तीनों की अलग अलग किताबें होंगी, पर 80% ऑफ चीजों के लिए तीनों ने एक ही चीज पढ़ी होगी। तो आपने 80% चीजों के लिए किताब फाइनल कर ली, बची 20% चीजें। 20% चीजों में आप देखोगे कि कोई इंसान ने कहीं से पढ़ा, कोई इंसान ने कहीं से पढ़ा, कोई इंसान ने कहीं से पढ़ा। तो अब उनके नंबर देखो, किसने कहां से पढ़ा तो कितने नंबर आए। तो तीसरा ये देखो कि कौन सा एग्जाम, कौन सा इंसान आपके बैकग्राउंड से आ रहा है, मतलब आपके, जैसे मान लो कि अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो कौन सा एग्जाम बंदा है जो आपकी तरफ बीए ऑनर्स या बीए हिस्ट्री करके आ रहा है। अगर आप बीए हिस्ट्री से, मतलब कौन आपके सबसे ज्यादा क्लोज है प्रोफाइल वाइज, ठीक है, उसकी बुक लिस्ट फॉलो करो, ठीक है। दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब मैंने बुक पहले क्यों बताई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाद में क्यों बताया, ये किसी को पता चल रहा है? बताओ। मैंने बुक पहले क्यों बताया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बाद में क्यों बताया? किसी को आइडिया है? सर जो हमने बुक्स से पढ़ा है कि हम देखेंगे कि हमने पढ़ा है वो क्वेश्चन उसके हिसाब से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। नहीं, अभी हमने बुक पढ़ा नहीं है, अभी तो हमने बुक बस सेलेक्ट किया है, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे चले जाएंगे। एक्चुअली मतलब आप 50-50 सही भी हो, मतलब, लेकिन हमने बुक्स पढ़ने का नहीं, हमने बुक्स इसलिए पहले सेलेक्ट किया है ताकि जब हम सिलेबस को देख करके सिलेबस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढ रहे हो और मिला रहे हो कि सिलेबस के किस पार्ट से आया था, तो हम ये भी देख ले कि बुक के कौन से पार्ट पे वो है। समझ में आया? तो इसीलिए बुक हमें होनी चाहिए, और हमें ये भी पता चला कौन सी चीजें बुक से नहीं आएंगी, क्योंकि हमेशा ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बुक से नहीं आएंगे, ठीक है। ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब आपके पास एक डेटा है, ठीक है। मैं एग्जामिनेशन प्रोसेस को थोड़ा सा, जो ये पूरा का पूरा एग्जाम का प्रोसेस है, उसको मैं थोड़ा सा वो कर रहा हूँ मैकेनिकल, मतलब कि थोड़ा सा आप लोगों के लिए ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूँ जो हर कोई फॉलो कर सके, हर कोई इसको अपने जीवन में निभा सके एक एक करके, ठीक है। अदरवाइज ऐसा होगा कि सब अपने अपने तरीके से करते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई सिलेबस के साथ। अब जब आपको पता है कि कहां से कितना क्या पूछा जाने वाला है और ये कितने साल के पीवाईक्यूज के साथ करना है,
कितने साल के PYQs के साथ करना है आपका? कितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओगे अगर प्रीलिम्स है तो, या फिर कोई भी रैंडम एग्जाम है, किसी भी रैंडम एग्जाम की जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उसके कितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? सर जैसे कि सीबीएल है तो उसमें लास्ट 18 से उसके बाद तो 20 साल है ना, तो वहीं से देखेंगे उसके बाद कौन सी एग्जाम में? सीजीएल में आप 2018 से देखते हो। हां सर, ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो उसके हिसाब से पेपर्स आ रहे हैं। ठीक है 5 साल। और बताओ कितने साल? सर जैसे पीसीएस में 2020 में सिलेबस चेंज हुआ है तो उस हिसाब से हम देखेंगे। तो 2020 में चेंज हुआ है तो फिर 3 साल का देखेंगे। ठीक है, और कौन से एग्जाम में कितना टाइम देखना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? मतलब देखा है वीडियोस, कभी कोशिश की है जानने की कितने साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना जरूरी है? कभी देखा है YouTube पे? हाँ, हमने सुना था कि 5 से 10 साल का YouTube पे। तो यार देखो सिविल सर्विसेज में अभी क्या है कि 2013 में पैटर्न चेंज हुआ था, तो लोग लास्ट 10 इयर्स के देखते हैं। ठीक है, लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं। बाकी जिस भी एग्जाम का जब असली में लास्ट में पैटर्न चेंज हुआ था उतने साल का देख सकते हो। अगर वो 10 से कम है तो, अगर मान लो कि लास्ट 10 साल में सिलेबस चेंज नहीं हुआ है तो सिर्फ 10 साल का देखो। ठीक है, चलो ये एक चीज हो गई, और ये अभी कॉमन चल रहा है सारे एग्जाम के लिए। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने सिविल सर्विसेज के हिसाब समझा दिया, मुझे लगा कि मैक्सिमम लोग कर रहे होंगे। ठीक है, अब आता है टाइम टेबल। ठीक है, तो टाइम टेबल का क्या है ना कि मतलब वैसी चीज है बहुत ही पर्सन स्पेसिफिक, हर आदमी का अपना होता है। एक तो ये, दूसरा ये कि जरूरी नहीं है टाइम टेबल होता ही है सबका। ठीक है, और तीसरी चीज ये है कि टाइम टेबल होना जरूरी नहीं है एग्जाम क्लियर करने के लिए। और चौथी चीज ये है कि अगर टाइम टेबल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टाइम टेबल निभा ही लोगे। ठीक है, क्या चीजें बोली 4 में? सर ऐसा होता है कि अगर हमने टाइम टेबल बनाया हुआ है, क्योंकि सर हमें तो उसके हिसाब से उसके हिसाब से चलने पड़ते, क्योंकि सर हम गांव से तो बाय चांस कोई मतलब भाई हम लोग गांव पे गए तो वहां पे तो क्यों नहीं है। हाँ, तो मतलब मैंने क्या 4 चीजें बताई, उन 4 चीजों में आपका पॉइंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जो लास्ट पॉइंट था मेरा कि टाइम टेबल जरूरी नहीं है कि फॉलो ही हो पाए, कोई नहीं। चारों क्या पॉइंट्स हैं? सर सभी के टाइम टेबल सेम नहीं है। दूसरा टाइम टेबल होता है किसी का पेपर पे निकाल के लिखते रहोगे क्योंकि भूल जाओगे। अब तुम 2 सेकंड के अंदर भूल जाओगे। अब तो क्या है कि जो चीजें बता रहा हूँ ना, ये क्या है कि ऐसे YouTube पे नहीं समझाएंगे। YouTube पे वो तुम्हें चलिए ज्ञान देते हैं। ठीक है, मोटिवेशन रील्स। ठीक है, कि मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, फिर मैंने 20-10 घंटे की जगह 20 घंटे पढ़ाई करी। मेरे तो घर में बहुत कुछ चल रहा था पर मेरा सिर्फ ध्यान पढ़ाई में था। इससे बढ़ा थॉट किसी के साथ नहीं हो सकता, ये काट देना पड़ेगा। 2 मिनट। कोई टाइम टेबल है मेरा? लग रहा है टाइम टेबल इंपॉर्टेंट नहीं है, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन क्या होता है और टाइम टेबल क्या होता है बताओ? टाइम टेबल और डिसिप्लिन में क्या अंतर है? सर टाइम टेबल बना लिया है लेकिन फोकस से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक है, अब देखो हमारा क्या होता है ना कि हम टाइम टेबल ऐसा बनाते हैं कि अगर प्रधानमंत्री टाइम टेबल के हिसाब से बन रहे होते तो हम ही बनते हैं। ठीक है, हमने इतना स्ट्रिक्ट टाइम टेबल अपने लिए बना रखा होता है कि बिल्कुल अगर पढ़ करके बन सकते तो हम ही बनते, ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं खुद के लिए। और उसके अगेंस्ट जो हमारा डिसिप्लिन होता है ना, वो ऐसा होता है कि मतलब अगर हमसे जो सबसे छोटा एग्जाम देने का आ रहा है तो वो भी ना निकले। ठीक है, तो ये जो गैप है ना दोनों के बीच में, वो आपको हर दिन पता है क्या याद दिलाता है, क्या से नहीं हो पाएगा क्योंकि आप टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हो। इसलिए टाइम टेबल ऐसा बनाओ कि आपको फॉलो करने में ज्यादा दिक्कत ना आए। अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल 4 घंटे का टाइम टेबल बनाया है और मुझसे बैठ के पढ़ रहा है। ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए जिसमें आपको थोड़ा कुछ करना पड़े।
मतलब हमेशा आपको उतना कुछ करना, जितने से आप अगर लेट्स से कि आप अगर 100 यूनिट्स ऑफ वर्क कर सकते हो, वर्क करने का कोई यूनिट नहीं होता है, तो बता रहा हूँ कि 100 अगर आप 100 यूनिट वर्क कर सकते हो तो आप टाइम टेबल ऐसा बनाओ कि टाइम टेबल आपको पुश करके 110 या 115 यूनिट करवा सके। ऐसा मत बनाओ कि 150 यूनिट करवा सके, वो नहीं होगा। हम ह्यूमन बीइंग हैं, ठीक है, हम सुपर ह्यूमन नहीं है, और ग्लेन मैक्सवेल तो बिल्कुल नहीं, ठीक है, तो हम नहीं कर सकते। मतलब ग्लेन मैक्सवेल वाला कॉन्टेक्स्ट मुझे लगता नहीं लोगों को समझ में आया होगा, तो जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनको शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम सुपर ह्यूमन नहीं है, ठीक है, हम लोग नॉर्मल आम आदमी हैं, अपने आप को 10% से 15% ज्यादा ही पुश कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे, इतना ही कर सकते हैं, ठीक है। सामान्य आदमी इतना ही कर सकता है, तो बस सामान्य आदमी की तरह पुश करते हैं। दूसरी चीज डिसिप्लिन, अनकॉम्प्रोमाइजेबल, अनकॉम्प्रोमाइजेबल, ठीक है। इसमें मैं एक पॉइंट बोलूंगा, उसके बाद वापस ऑन करूंगा। डिसिप्लिन अनकॉम्प्रोमाइजेबल, क्यों अनकॉम्प्रोमाइजेबल है? क्योंकि हम क्या है, डिसिप्लिन को सबसे ज्यादा कम आंकते हैं। हमको लगता है कि ठीक है 2 घंटे बैठे तो थे, बैठने से पढ़ाई नहीं होती है यार। पढ़ 10 घंटा बैठे तो 10 घंटा तो पढ़ ही रहे होंगे, चलो 10 नहीं तो 9 तो पढ़ ही लिया होगा। आपको भी लग रहा है कि मैं लाइब्रेरी तो 8 घंटा बैठी थी, 8 घंटा बैठा था तो अरे मैंने पढ़ तो लिया होगा 8 घंटे। ऐसा नहीं होता यार। अपने आप से ईमानदार हो कि हमने अगर 2 घंटे पढ़ाई की है तो 2 घंटे हमने सही से पढ़ा है, वो ईमानदारी लाओ खुद के अंदर। जब ईमानदारी लाओगे ना तब डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा, क्योंकि तब अपने आप से आप क्वेश्चन करने लग जाओगे कि अरे यार टाइम बर्बाद कर दिया, ठीक है। ओके, अब मेरा ये पॉइंट था कि हम डिसिप्लिन बनाने के लिए करते क्या है, ठीक है, जिसके लिए मैंने कैमरा ऑफ करवाया है। तो डिसिप्लिन करने के लिए हम देखते हैं रैंडम लोगों के वीडियोस, कर रहे हो मोटिवेशन गाइस ऑफ द थिंग देते हैं, राइट। रैंडम रील्स से ये तो भगवान है, उन्होंने ऐसे कुछ अचीव कर लिया है, पता नहीं कैसे किया, यही है ना। मतलब आई नो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरे भी घर पे यार मेरे आसपास के लोग जो है वो किसी बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, एसआई और एसएससी सीजीएल, ठीक है, सीएचएसएल सीडीएस, इस टाइप के पेपर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो वन डे एग्जाम्स हैं। मैं मतलब सॉरी मैंने अपने परीक्षा नहीं दिया, आई डोंट नो, आप लोग मुझे जानते हो सर? ओके ठीक है यार सबसे पहले बात यार मेरा नाम अर्जुन गुप्ता है, मैं आईएएस ऑफिसर 2022 बैच का, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 54 इन 2021 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ठीक है। और मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हूँ, ठीक है, गोरखपुर में टाउन है वहाँ से हूँ, उस टाउन में कोई पढ़ाई नहीं करता है, और जो बनिया हो तो यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ते, ठीक है। तो इन जनरल मेरे आसपास कोई पढ़ाई का माहौल नहीं आया है, और मैंने जो भी एग्जाम्स होता है जिनकी लोग तैयारी कर रहे हैं वो कोई जो है ऐसे मेरे घर परिवार का काम से नहीं है, क्योंकि मेरे घर परिवार में खानदान में कोई पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं है, हर कोई बिजनेस करता है। तो मुझसे ज़्यादा खराब प्लेस तो नहीं है, तो लोगों के पास कम्युनिटी तो फिर भी है पढ़ने लिखने वाली, ठीक है। अब तो हम क्या करते हैं कि हम ये रैंडम रील्स देखते हैं, ठीक है, इसमें आसमान में सुंदर सुंदर बर्फ गिर रही होती है, फिर हमें लगता है कि आज तो 10 घंटे पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर अगले दिन 2 दिन शायद पढ़ लें, फिर तीसरे दिन हमें उस सेम वीडियो की या किसी दूसरे वीडियो की जरूरत होती है ताकि हम पढ़ पाएं। एंट्री हो रही है सर, आईएएस एंट्री, हाँ आईएएस रॉयल एंट्री वीडियोस, ठीक है। मतलब I don't think I should tell you, मतलब आपको बताने वाली चीज नहीं है, पर मैंने जिले में एक अफसर के अगेंस्ट नोटिस निकाला है, क्योंकि उन्होंने अपनी गाड़ी से किसी और को रॉयल एंट्री वीडियो बनाने दी, ये जो फर्जी गेट खोल के बाहर निकलने वाली होती है रैंडम इन्फ्लुएंसर, जी ठीक है सर, मतलब हो सकता है कुछ लोगों को मालूम भी हो, केस आई हो सर सर, ठीक है। तो इससे ऊपर उठो, ये जीवन नहीं है, ठीक है। ये जो लोग ये चीजें कर रहे हैं ना यार, वो भी जब प्रिपरेशन कर रहे थे उन्होंने जो एग्जाम क्लियर किया होगा तो वो पढ़ रहे थे, वो ये चीजें नहीं देख रहे थे, क्योंकि इन चीजों को देख के एग्जाम नहीं निकलता है यार, ठीक है। तो हमारा डिसिप्लिन कहां से आएगा? हमारे अंदर से। क्यों करना है?
क्यों करना है ये आपको खुद को पता होगा कि क्यों करना है, जो रीजन है खुद को दो। देखो एक्सटर्नल बाहरी मोटिवेशन या बाहरी प्रेरणादायक स्रोत होते हैं इंक्लूडिंग मी, वो आपको प्रेरणा नहीं दे सकते, इसलिए मैं आया और मैंने कुछ नहीं बोला कि प्रेरित हो जाओ और पढ़ने लग जाओ, ठीक है, क्योंकि प्रेरणा जैसा कुछ होता नहीं है और बाहरी प्रेरणा तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर अंदर से है जुनून कि करना है तो ही हो पाएगा, ठीक है। अब तो डिसिप्लिन पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, ठीक है। ये आप लोगों के कॉलेजेस भी होंगे ना, रियली सॉरी यार, मतलब कितने बजे से कॉलेजेस आपके, कौन से कॉलेजेस में हो आप लोग? पीजी कॉलेज है बगल वाला, कितने बजे से है वो? छुट्टी है किसी कॉलेजेस में अभी मुझे बता दो यार। तो मतलब अभी जितने लोग बैठे हैं इनमें से किसी का कॉलेज है जिसको जाना है? नहीं, बात तो मैं ही करूँगा, ठीक है। डिसिप्लिन इसका समझ में आ गया, डिसिप्लिन क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है डिसिप्लिन, क्यों जरूरी है डिसिप्लिन? हाँ मैडम बताइए क्या? डिसिप्लिन के बाद आपको नहीं बोलना है, ठीक है, आप क्या बोलते हैं? डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? हाँ बताइए। देखो डिसिप्लिन से भी मोटिवेशन आता है, एग्जैक्टली खुद को मोटिवेट करने के लिए। क्या होता है कि जब आप डिसिप्लिन रहते हो ना, तो आप एक दिन पढ़ते हो, अगले दिन आप बहुत खुश रहते हो कि मैंने कल पढ़ाई की, फिर अगले दिन पढ़ते हो, फिर उसके अगले दिन आप खुश रहते हो इसलिए पढ़ते हो, फिर कोई पेपर देते हो और आपके नंबर नहीं आते, फिर आप दुखी हो जाते हो, ठीक है, फिर आप एक दिन नहीं पढ़ते हो, फिर उसके दुख में अगले दिन फिर नहीं पढ़ते हो, फिर आपको यूट्यूब पे जाना पड़ता है। यही साइकिल होती है इनके अंदर, यही है ना? अरे मतलब रहा हूँ यार वहाँ पे, मैं भी जहाँ पे तुम ऐसा नहीं है कि ठीक है सीधे है क्या, तो यही है ना साइकिल कि कुछ दिन खुश रहते हैं फिर दुखी हो जाते हैं। तो जो तुम्हारा दुखी वाला फेज, जो दुख वाला फेज है ना, जब चले तब ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये एसएससी सीजीएल का सक्सेस रेट जो है वो सिविल सर्विसेज से कम है, पता है? पता है क्या? हाँ नहीं, बीच में नहीं, बताओ पता है? तो कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले मैं सक्सेस रेट नहीं देखा, बताओ। देखो क्या है ना कि एग्जाम, कभी भी एग्जाम को देने से पहले सबसे पहले ये नापना चाहिए किसी भी, लेट्स से कि ये है कुआं, ठीक है, और आपको उसमें जंप करना है, तो जंप करने से पहले क्या समझना चाहोगे? कितना गहरा है? तो उसी तरह एग्जाम में जंप करने से पहले ये तो जानना चाहोगे ना कि कितना टफ है, कितने लोग हैं। क्यों? तो अब देखो क्या है कि हाँ हम यही बात कर रहे थे कि अपने को टफनेस जाननी है। एसएससी सीजीएल सिविल सर्विसेज ज्यादा टफ होता है, लोगों को नहीं आइडिया पर होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये जान लें कि अगर हमें लगता है कि हम पहले एसएससी सीजीएल क्लियर करेंगे फिर सिविल सर्विसेज क्लियर करेंगे, जैसा कि मैक्सिमम लोग सोचते हैं, तो वो हो नहीं पाता है, ठीक है। तो हमारे अभी जिले में 10 एसएससी सीजीएल क्लियर किए हुए बच्चे आए थे, ठीक है, जिनमें से हमारा करियर काउंसलिंग का इवेंट हुआ था, आपको पता है? उस इवेंट में एसएससी सीजीएल क्लियर की हुई एक लड़की भी आई थी, अदिति, ठीक है। तो हमने अदिति को बुलाया था क्योंकि अदिति की ट्रेनिंग चल रही थी यहाँ पे लुना एकेडमी में भोपाल में, उसकी ट्रेनिंग चल रही थी। एसएससी सीजीएल वालों की ट्रेनिंग यहाँ पे भी होती है, अगर आप लोग को नहीं मालूम हो तो वहाँ पे आई थी वो, तो हमने बुलाया। बेसिकली हमने एक कोई भी बच्चा बोला था भेजने को, तो उन्होंने एक लड़की भेजी, ठीक है। तो उसने पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस उसने एक्सप्लेन किया था, अगर आप में से कोई भी वहाँ पे रहा होगा तो वो शायद दिन के लायक भी होगा, ठीक है। तो क्या है कि प्रोसेस जानना जरूरी है एग्जाम का, कितना टफ है, कितना सक्सेस रेट है, तब डिसिप्लिन और आराम से बनता है। पहले अगर हमें लगता है कि एग्जाम तो ठीक है हो जाएगा तो डिसिप्लिन नहीं बनता है, और अगर हमें लगता है कि एग्जाम हो ही नहीं पाएगा तो डिसिप्लिन नहीं बनता है।
और अगर किसी को ऐसा लगता है कि यार एग्जाम नहीं हो पाएगा ना हमसे, तो फिर प्रिपरेशन मत करो, ठीक है? क्योंकि एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन शुरू करने का सबसे पहला रूल ये होता है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपसे हो सकता है। अगर लगता है कि नहीं हो सकता तो नहीं हो पाएगा, फिर मत ही करो, छोड़ो, ठीक है? ओके, नेक्स्ट थिंग, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है? अब आपने बुक्स ले ली, बुक से पढ़ना शुरू कर दोगे, सारे एग्जाम्स का सेम पैटर्न है, बुक से एसएससी वाले क्वांट और ये सारी चीजें पढ़ते होंगे आप लोग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी है, पॉलिटी, ये सब पढ़ते होंगे। वंस यू स्टार्ट, ठीक है, लेट्स से यू स्टार्ट पॉलिटी, क्या होता है? एक बार आपने बहुत जोश में पढ़ा, पूरा कंप्लीट हो गया, दोबारा ये शुरू किया पढ़ना, तो लगा कि पहली बार में कुछ नहीं आने वाला, चलो ठीक है, फिर दोबारा भी 50% जोश के साथ पढ़ लिया, तीसरी बार जब उठाओगे तो लगेगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं आने वाला, छोड़ देते हैं। यही होता है, यही होता है। याद रहता है जो पढ़ते नहीं रहता, याद रहता है? कोई ऐसा जिसको याद रहता है? ये होता है, मतलब मुझे तो जानना है, ठीक है? याद हो पाता है क्या? क्योंकि बहुत लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं ना कि मैं पढ़ता हूँ तो याद हो ही जाता है, बस पढ़ता नहीं या फिर पढ़ती नहीं। और कुछ लोग ऐसे पूरे प्रिपरेशन में परेशान रहते हैं कि मुझे याद ही नहीं हो रहा है, मैं तो पूरा पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ, याद नहीं होता है। तो याद तो किसी को भी होता है, तो जिसको भी मन में ये लग रहा था कि मुझे तो याद नहीं हो रहा है, तो एग्जाम कैसे निकलेगा, किसी को याद नहीं हो रहा है, आप अपने आसपास में देख सकते हो, मतलब इंक्लूडिंग मी, मुझे भी नहीं याद हो रहा था, ठीक है? तो अब क्या करना होता है कि अपने को एक प्लान बनाना होता है, ये नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट रीडिंग पहली बार, मतलब इतनी बेसिक इंग्लिश तो सबको आती है ना, फर्स्ट रीडिंग का क्या मतलब है? पहली बार पढ़ना, ठीक है? पहली बार आपने पढ़ा, जितने रीडिंग लिए, उसके बाद जब अगली बार आप पढ़ोगे सेकंड रीडिंग, ये तुरंत बात शुरू करनी है, पहली रीडिंग खत्म करने के बाद सेकंड रीडिंग करनी है। सेकंड रीडिंग और फर्स्ट रीडिंग के बीच में क्या करना है? एक दिन का गैप रहेगा दोनों के बीच में, क्या करना है? कोई गेस कर सकता है? अगर किसी ने ये गेस कर लिया तो मैं मान लूंगा कि वो एग्जामिनेशन प्रोसेस के बहुत नजदीक है, मतलब एग्जाम क्लियर करने के बहुत नजदीक है, बिना पढ़े ये बहुत नजदीक है। अगर किसी ने गेस कर लिया कि दोनों के बीच में क्या करना है, एक दिन पहली रीडिंग के बाद और दूसरी रीडिंग के पहले क्या करना है? यस, अब तुक्का मारना है, एग्जाम में मान ही आते हो, बताओ। फ्री रहना, एक दिन तो गेम लेना चाहिए, छुट्टी देनी है, और डन। व्हाट्स योर नेम? ग्रेट, ठीक है। आप ऑलरेडी एग्जामिनेशन प्रोसेस काफी नजदीक हो, ठीक है? मतलब ग्रेड कोई अच्छे से पढ़ाई करो। फर्स्ट रीडिंग और सेकंड रीडिंग के बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। क्यों देखने हैं? क्योंकि पहली रीडिंग के बाद आपको ये पता है रफली कि कौन से पेज पे किस बारे में पढ़ाई हुई थी। याद तो होना ही है, याद तो हम उम्मीद ही कर रहे हैं कि होगा। अपने को पहले रीडिंग में ये समझना है कि कौन से पेज पे कौन सी चीज है, ताकि जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पलट रहे हो ना तो हमें याद हो कि अच्छा फंडामेंटल राइट्स पेज नंबर 50 से पेज नंबर 60 के बीच में था, मतलब बुक में 7वें 8वें चैप्टर में था, ये याद होना, बस इतना याद होना जरूरी है, ठीक है? तो इन दोनों के बीच में हमने क्या किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मार्क किए बुक में कि किन किन जगहों से आए हैं, ठीक है? अब हम सेकंड रीडिंग में क्या करेंगे कि हम अंडरलाइन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ करके कि कैसी कैसी चीजें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछी जा चुकी हैं। जैसे मान लो कि पिछली बार पूछा गया था राइट टू इक्वालिटी के बारे में 3 ऑप्शंस दे दिए गए थे, लेट्स से 4 ऑप्शंस दे दिए गए थे। तो अब इस बार हम इस तरह के जितने भी राइट्स होंगे उनको देखेंगे और छोटी-छोटी चीजें अंडरलाइन करेंगे कि अच्छा पिछली बार यही तो पूछा था, तो इस बार दूसरे राइट्स के लिए ये पूछ सकता है। समझ में आया? बेसिक छोटा-छोटा दिमाग लगाना है इसमें कि क्या पूछा जा सकता है और वो बेसिक चीजें अंडरलाइन करनी है। इसका मतलब है कि पूरी किताब हाईलाइट कर दो, पूरी किताब ऐसे अंडरलाइन या हाईलाइट नहीं करनी है। बेसिक चीजें एक पेज पे, मान लो एक पेज पे अगर 50 लाइनें हैं तो उसमें से छोटी-छोटी चीजें मुझे लगता है कुल मिला के 10 लाइन ऐसी होंगी, 12 लाइन ऐसी होंगी जो अंडरलाइन करनी है पूरी किताब में, ठीक है? तो सेकंड रीडिंग में अंडरलाइन करना है। इसके बाद क्या करना है थर्ड रीडिंग में? थर्ड रीडिंग में क्या करना है? थर्ड रीडिंग कितने दिन बाद करनी है? चलो ये भी है थर्ड रीडिंग
देखो सेकंड रीडिंग से थर्ड रीडिंग के बीच में 1 हफ्ते का गैप देना है। इस बीच में क्या करना है? जो हमें समझ में आया है उसका सिनॉप्सिस बना सकते हैं। क्या जो समझ में आया है उसका सिनॉप्सिस? ठीक है, गुड। और क्या कर सकते हैं? दिस इज वन वे। मैं दूसरा भी एक और तरीका है, ठीक है, गुड, सिनॉप्सिस बना सकते हैं। एक और क्या कर सकते हैं? बताओ। हाँ, क्या करोगे 1 हफ्ते के बीच? 1 हफ्ते, ये मैं साइंटिफिक वे ऑफ रीडिंग बता रहा हूँ, ठीक है। ये वैज्ञानिकों ने प्रूव किया है कि अगर ऐसे पढ़ाई करते हो तो आप ज्यादा समय तक चीजें याद कर सकते हो। तो मतलब हम इस बारे में बात करेंगे। ये 1 वीक में क्या करेंगे? गेस अगेन तुक्का मारना कोई बात नहीं। हाँ बताओ। कौन से टेस्ट? अगर उनको पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट ही लगाने हैं, बट ये टेस्ट पहले तो पीवाईक्यू सारे सॉल्व कर लेने हैं, उसके बाद टेस्ट लगाने हैं। और सिनॉप्सिस अगर आप बनाना चाहते हो तो आपके ऊपर है, ठीक है। पीवाईक्यूज व्हाटएवर यू आर डूइंग, मतलब सिनॉप्सिस का मतलब मालूम है सबको? नहीं मालूम तो पूछ सकते हो यार, ऐसा कोई लोड नहीं है। मैं भी जैसे सर्विस की पहले का प्रिपरेशन शुरू किया तो मुझे को नहीं समझ में आता था कि क्या है, ठीक है। सिनॉप्सिस मतलब होता है बेसिकली कि आपने जो भी पढ़ा है उसको संक्षेप में अपने वर्ड, अपने शब्दों में कुछ लिख लिया कि हाँ मुझे राइट सिक्योरिटी के बारे में ये याद है, 2 लाइन लिख ली, समझ में आया? तो इसको सिनॉप्सिस बोलते हैं। इंग्लिश में काफी कूल टर्म है पर बहुत बेसिक चीज है। पीवाईक्यू, सिनॉप्सिस और टेस्ट, इसमें से कोई 2 आप कर सकते हो। आप पीवाईक्यू और सिनॉप्सिस कर सकते हो, 1 हफ्ते में आराम से हो जाएगी। या फिर सिनॉप्सिस और टेस्ट कर सकते हो, या टेस्ट और पीवाईक्यूज कर सकते हो। मतलब अगर मैं होता अपने तो मैं पीवाईक्यू और टेस्ट करता, क्योंकि मुझे सिनॉप्सिस पे ज्यादा भरोसा नहीं है। पर बहुत सारे लोगों को सिनॉप्सिस में भरोसा होता है तो वो करते हैं वैसे भी। और दोनों तरह के लोग एग्जाम दिया करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये करोगे तो ही होगा। 4th रीडिंग होती है 1 महीने बाद, ठीक है। कोई भी चीज की 4th रीडिंग होती है 1 मंथ बाद। जिस दिन ये खत्म हुआ 3rd रीडिंग, उसके 1 महीने बाद 4th रीडिंग शुरू होती है। इस 1 महीने में आप कोई भी और सब्जेक्ट पढ़ सकते हो और उसकी फर्स्ट, सेकंड, 3rd रीडिंग कर सकते हो। फिर उसकी 4th रीडिंग में जब टाइम आएगा तब फिर 1 महीने का गैप देना होगा, तब तक ये वाली 4th रीडिंग कर लोगे। समझ में आया? इस तरह से आप सब्जेक्ट्स को इंटरमिंगल करके तार देखा है, तार, तो एक को इसमें फंसाते हैं, फिर इसको इसमें, फिर अगले वाले को इसमें फंसाते हैं, इसमें फंसाते हैं, इस तरह से एक चेन बन जाती है, ठीक है। तो ये चेन बनानी है। पहले सब्जेक्ट को खत्म किए बिना आपने लगभग 3 रीडिंग करने के बाद दूसरा सब्जेक्ट शुरू कर दिया, उसी में दूसरा का चल रहा था, कभी तीसरा कर दिया, कभी चौथा कर दिया, तो ऐसे इंटरमिंगल होते जाएगा। तो फाइनली जब लास्ट सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है कि आपके 2-3 सब्जेक्ट एक साथ चल रहे हैं। प्रॉब्लम नहीं है उसमें कुछ, ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से, और ये साइकिल कहाँ कंप्लीट होगी? ये जब चेन ऐसे बनती जाएगी ना, तो फिर यहाँ पे वापस से एक दिन ऐसा है आप पहले सब्जेक्ट पे पहुंच जाओगे। और जब वापस आप पहले सब्जेक्ट पे पहुंचोगे तो बहुत सारी चीजें याद नहीं होती, पर बहुत सारी चीजें याद होगी। हो सकता है कि आप पहले सब्जेक्ट पे वापस जो है 8 महीने बाद आओ, और जब आप आओगे ना तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि अगर आपने साइंटिफिक वाला सिस्टम फॉलो किया तो एटलीस्ट 30%, 30% के आसपास चीजें याद होगी, और 30% बहुत होता है, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ाई करनी है। पहले मेंस की पढ़नी होती है, फिर प्रीलिम्स की पढ़नी होती है। अगर सिविल सर्विसेज या यूपीएससी जिसके बारे में बता रहा हूँ मैं, जिसके बारे में आप करना चाह रहे हो, मतलब जो सिविल सर्विसेज वाले एग्जाम होते हैं, चाहे स्टेट के सर्विसेज या फिर सेंट्रल के, इनका पैटर्न पढ़ने का एक ही होता है, क्योंकि एग्जाम के 3 स्टेजेस होते हैं, वही प्री, मेंस, इंटरव्यू। एमपीपीएससी में शायद ऑप्शनल नहीं होता है, लेकिन सिविल सर्विसेज में होता है, ठीक है। आप में से कोई ऐसा है जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हो और उसने ऑप्शनल भी डिसाइड कर लिया हो? क्या लेना है? नहीं किया है अभी तक, किसी ने नहीं किया है, ठीक है। और अगर किसी ने किया होगा तो हम उसका भी आगे शुरू कर सकते थे, बट ये है पैटर्न, ठीक है। क्या हुआ? इन्होंने किया